Hello everyone, welcome to Freedom Classes, and we are discussing about the metal casting process. And in previous video we already start the topic of pouring, and हमने वहाँ देखा था कि जो pouring है उसमें बेसिक एलिमेंट्स देखे थे गेटिंग सिस्टम के, दैट इज pouring बेसिन, थ्रू, रनर एंड इनगेट। ओके, ये हमने 4 बेसिक एलिमेंट्स देखे थे गेटिंग सिस्टम के। एंड हमने वहाँ देखा था कि जो pouring टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। उसका भी रीज़न मैंने बताया था कि क्यों मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा एंड अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे अभी तक। तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा बेसिक एलिमेंट्स इन गेटिंग सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं गेटिंग सिस्टम में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले अगर बेसिक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला जो है हमारा पोरिंग बेसिन होता है, इसको क्या कहते हैं? पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन, ओके, पोरिंग बेसिन। एंड क्या होता है कि जो पोरिंग बेसिन होता है इसमें हम लिक्विड मेटल को पोर करते हैं। एंड लिक्विड मेटल यहाँ से पोर करते हैं तो वो डाउन स्प्रू से या स्प्रू से होता हुआ रनर में जाता है। रनर से फिर इन गेट से होता हुआ सीधा वो हमारा कैविटी के अंदर गिरता है जाके। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा लिक्विड मेटल जो है पोर होता है कैविटी के अंदर। ओके, तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं पोरिंग बेसिन। ये है स्किम कोर। स्किम कोर, ओके, स्किम कोर। अब यहाँ बताऊंगा हर एक चीज़ का क्या होता है। डेंसिटी इम्प्योरिटीज जो है ये क्या करता है, स्किम कोर सेपरेट करता है। एंड इसको हम बोलते हैं थिन मेटल, थिन मेटल प्लेट। ओके, थिन मेटल प्लेट ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल एज दैट ऑफ कास्टिंग। ओके, एंड ये जो हमको मैंने बताया था ये क्या होता है, गेट होता है, इन गेट होता है, इसको इन गेट बोलते हैं। एंड दिस वन इज रनर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं को हम थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। ये जो होता है ये हमारा स्क्रू होता है, स्क्रू। ओके, तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो है ये हम इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ पे जो होता है ये एक तरह से वेल बोल सकते हैं। एक वेल यहाँ होता है, एक वेल यहाँ भी हम कनेक्ट करते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग वीडियोज़ में। तो यहाँ पे ये वेल बोल सकते हैं इसको। एंड ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है जो हाई डेंसिटी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको कलेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ हाई डेंसिटीज, डेंसिटी, डेंसिटीज इम्प्योरिटी, प्लस स्पेलिंग देख लेना, प्योरिटीज। तो ये जो है कुछ इस तरीके से होता है। एंड स्किम कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होती हैं लो डेंसिटी, लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज, इनको सेपरेट करेगा। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ सेपरेट हो जाती हैं। इसके अलावा भी रनर में भी कुछ सेपरेट होती हैं डेंसिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज। तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ओके, तो कुछ डेंसिटी, सॉरी, कुछ इम्प्योरिटीज जो है पोरिंग बेसिन में होती हैं, कुछ रनर में होती हैं सेपरेट। ओके, उसको भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोरिंग बेसिन की बात कर रहे थे, इसमें हमारे बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पोरिंग बेसिन, स्क्रू, रनर, इनगेट, स्किम कोर, एंड ये जो हमारा थिन मेटल प्लेट है, ये जो है हमारे कुछ एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट। तो इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से डिटेल में। ओके, बट आगे जाने से पहले अगर मैं बात करूँ पोरिंग टाइम की, तो यहाँ पे एक पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ। द साइज, द शेप एंड साइज। ओके, द साइज, द साइज एंड शेप ऑफ पोरिंग बेसिन, शेप, शेप ऑफ पोरिंग बेसिन। ओके, सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बताया गया है द साइज एंड शेप ऑफ पोरिंग बेसिन डज नॉट इन्फ्लुएंस द पोरिंग टाइम ऑफ मोल्टन मेटल इनटू
कास्टिंग कैविटी। तो यहाँ पर बेसिक पॉइंट यही है कि हम लोग पोरिंग बेसिन का कोई भी शेप या साइज कुछ भी रखते हैं, बट ये पोरिंग टाइम को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब कोई भी इसको इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, जो पोरिंग टाइम है वो डिपेंड किस किस पे करता है, स्क्रू पे डिपेंड करेगा, रनर पे या इनगेट पे डिपेंड करेगा, बट पोरिंग बेसिन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका कोई भी हम शेप साइज कुछ भी ले सकते हैं पोरिंग बेसिन का। ओके, तो आई होप ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पोरिंग बेसिन से। तो फर्स्ट बेसिक एलिमेंट इज पोरिंग बेसिन, तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ इसको डिटेल में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, पोरिंग बेसिन की, तो इट इज़ अ रिजर्वायर फॉर सप्लाइंग मोल्टन मेटल। तो ये रिजर्वायर कहलाता है फॉर सप्लाइंग मोल्टन मेटल। इट इज़ सेपरेटिंग बोथ हाई एंड लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मोल्टन मेटल। सिंपल पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। मोल्टन मेटल इज कलेक्टेड अबव द थिन प्लेट सो दैट द हीट फ्रॉम मोल्टन मेटल is absorbed by plate and total plate is melting at a time। तो सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ जो हम इसके ऊपर जो प्लेट रखते हैं, ये जो प्लेट रखी हुई थी, इस पे जो है क्या होता है, हमारा मोल्टन मेटल होगा इसके ऊपर। कुछ टाइम के बाद ये क्या होती है, सेम मतलब सेम मटेरियल की होती है ना, जो जिससे हम कास्टिंग कर रहे हैं वो सेम मटेरियल का होता है। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे इसको रखते क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या, कि अब इसको जब हम रखते हैं इसके ऊपर, तो क्या होता है कि कुछ देर के लिए जो मोल्टन मेटल है वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहता है, रुका रहता है, एंड उससे क्या होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। ओके, लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज़ है, हाई डेंसिटी इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। लो डेंसिटी जो है वो ऊपर चली जाएंगी, स्किन कोर में चिपक जाएंगी जाके, एंड जो हाई डेंसिटी है वो क्या हो जाएंगी हमारी स्वेल के अंदर, या मैं बोलूँ जो ये हाई डेंसिटी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आप देख सकते हो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें आ जाएंगी। एंड फिर क्या होता है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो ये जो प्लेट है ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, एंड इसके बाद जो है हमारा लिक्विड मेटल जो है वो क्या होता है, फिल करना चालू करता है। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी में एक पॉइंट और कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, इसको भी फिर समझाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, तो सो दैट
तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, so that molten metal produced by a plate and collect over the plate is trying to enter the gating system at the same time, which ensure full flow of molten metal through the gating system. तो यहाँ पर एक चीज़, तो ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये और बता रहा है कि जो प्लेट रखने का क्या बेनिफिट है, कि जो हमारा जो लिक्विड मेटल है वो एकदम फुल फ्लो होके जाए। ओके, जो हमारा गेटिंग सिस्टम है उसमें से फुल फ्लो होके जाए, ताकि कि कोई भी पार्टिकल फ्लो ना हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर की जो मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में, कि जो है रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो लेस देन 2000 रखना चाहिए फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, सर्कुलर पाइप के लिए। क्यों? क्योंकि जो है पार्टिकल फ्लो ना हो, एकदम फुल फ्लो होके जाए। ओके, जो लिक्विड मेटल जो है। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी पोरिंग बेसिन से रिगार्डिंग, जो ये पॉइंट था, रिलेटेड जो पॉइंट था, क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्प्रू से रिलेटेड है। तो ये मैंने लिख रखा है, इट इज़ कनेक्टेड पैसेज बिटवीन द पोरिंग बेसिन एंड द रनर। इट इज़ ऑलवेज vertical with straight tapered cross section. The height of the sprue is mainly responsible for producing the velocity of the molten metal. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है स्प्रू की। अगर बात करें तो स्प्रू को मैंने बताया था कि डाउन स्प्रू ही बोलते हैं कई केसेस में। स्प्रू को हम क्या बोलते हैं, और डाउन स्प्रू ही बोलते हैं। कहीं डाउन स्प्रू या स्प्रू लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज़ है। यहाँ ये बोल रहा है ये जो है डिवाइस स्प्रू जो है, मैं बोल डिवाइस कह रहा हूँ, ये स्प्रू जो है एक हमारा एलिमेंट है। इसमें ये क्या होता है कि ये वर्टिकली कनेक्ट रहता है, किससे, हमारा पोरिंग बेसिन से और रनर से कनेक्ट रहता है। ठीक, तो जो हमारा पोरिंग बेसिन से कनेक्ट रहेगा, पोरिंग बेसिन से जो मेटल है हमारा लिक्विड मेटल जो है वो स्क्रू से होता हुआ रनर के अंदर जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहता है, और ये टेपर्ड रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है टेपर्ड। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से टेपर्ड रहता है। एंड ये जो है इधर से जो है कनेक्ट रहता है हमारा रनर से, ये रनर कनेक्ट रहता है इधर, रनर। एंड ऊपर जो रहता है कनेक्ट किससे रहता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये ऊपर रहता है पोरिंग बेसिन। ओके, सो आई होप ये चीज़ जो है आप समझ पा रहे होंगे, पोरिंग बेसिन। एंड अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो यहाँ देख सकते हैं डायग्राम, ये डायग्राम। ठीक है, तो ये स्क्रू एंड पोरिंग बेसिन जो हमारे कनेक्टेड है, और जो स्क्रू है वो पोरिंग बेसिन और रनर के बीच में रहता है, यानी ये वर्टिकल रहता है एंड टेपर्ड रहता है। ठीक है, देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से, ये जो आप स्क्रू है ये जो है टेपर्ड है। ओके, नीचे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऊपर जो है वो कैसा है, थोड़ा सा वाइड है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट ये, इसी की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब वेलोसिटी हाई लो कैसी रखनी है, वो कौन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्क्रू रिस्पॉन्सिबल है। द हाइट ऑफ द स्क्रू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेलोसिटी ऑफ मोल्टन मेटल। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू 2gh, और ये 2gh होता है रूट में। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये किस पर डिपेंड करेगा, वो हमारा हाइट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, 9.81 जी ग्रेविटी। ओके, तो ये जो है क्या है, हमारा ग्रेविटी जो है वो क्या सेम रहेगी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये सेम रहेगी, बट हाइट जो है उसको हम चेंज करने से क्या होगा, हाइट के चेंज करने से क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएंगे। ठीक, अगर मैं हाइट को बढ़ा दूंगा, ओके, हाइट को बढ़ा दूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो आई होप ये चीज़ जो है क्लियर होगी। एंड एच क्या है यहाँ पर, एच क्या है, एच इसको मैं स्प्रू बोल सकता हूँ, एच स्प्रू। ओके, एच स्प्रू इज क्या है, ये हमारा हाइट ऑफ स्प्रू। ओके, हाइट ऑफ स्क्रू। ओके, हाइट ऑफ स्क्रू और डाउन स्क्रू, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हाइट बढ़ रही है तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगी। एंड अगर इसको हाइट को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेनली जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी हाइट ऑफ स्क्रू पर डिपेंड कर रही है। ओके, सो आई होप ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट जो हमारा रनर है। ओके, रनर जो होता है, ये मैंने बताया ये किससे कनेक्टेड रहता है, हमारा इनगेट से हम बोल कैविटी से, और ये इसका जो एक एंड होता है वो हमारा स्क्रू से कनेक्ट रहता है। सो इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग पैसेज बिटवीन बॉटम ऑफ द स्क्रू एंड इनगेट। ओके, इनगेट से कनेक्ट रहेगा। इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल विद यूनिफॉर्म ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो ट्रेपेजोइडल रहता है, अभी समझाता हूँ इसको। द ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन इज सिलेक्टेड बिकॉज इट गिव्स हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, तो इसका ये ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन डिसाइड करने का एक मेन रीज़न ये है कि ये हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज देता है। मतलब अगर मैं बात करूँ डिस्चार्ज की, सी डी, डिस्चार्ज को हम सी डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो डिस्चार्ज होता है हाईएस्ट रहता है इन केस ऑफ
ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन, ट्रेपेजोइडल कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो एक्चुअल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को हम क्यू बोल सकते हैं। एक्चुअल डिस्चार्ज, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल। ओके, तो आई होप ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू रनर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन गेट के बारे में, एंड इन गेट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।